हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में हम पटना यूनिवर्सिटी के पैट टेस्ट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो जनरली आपकी पीएचडी प्रोग्राम में और पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपके साथ डिस्कस करा, ये बहुत ज़्यादा देखिए हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन जिसमें कि आप आपके मार्क्स स्कोर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके एडमिट कार्ड्स भी रिलीज हो चुके हैं। किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है ये मैं आपको वीडियो के थ्रू आगे नोटिफाई कर दूंगी, वरना वैसे बहुत ईजी, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके डायरेक्टली आप एडमिट कार्ड के लिंक पर जाकर आपके क्रेडेंशियल्स डालकर आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम डेज बचे, इसलिए पेपर 1 के लिए हम आपके लिए रिवीजन पैकेज लेकर आए हैं। तो यहाँ पर पेपर 1 का कंप्लीट हम आपको रिवीजन पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। नंबर वगैरह हमारा शो हो रहा है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे ऐप पर आप विजिट करिए, वहाँ पर आपको सारा रिवीजन पैकेज किस तरीके से आपको स्टडी करना है 1 डे में, रिवीजन पैकेजेस सारे अवेलेबल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर और वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। यहाँ पर देखिए पेपर 1 का हम आपको रिवीजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके रिवीजन वीडियो लेक्चर्स होंगे। देन मॉक टेस्ट, जैसे कि आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि जल्दी जल्दी आप रीड कर सकते हो एग्जामिनेशन के पहले। एंड रिवीजन पीडीएफ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी इन्वॉल्व है। तो मोर देन 2000 आपको एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी सारा देखिए रिवीजन पैकेज में जितनी चीज़ें ज़रूरी है वो हम आपको प्रिसाइज आपको पैकेज प्रोवाइड करते हैं, प्रिसाइज स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप तुरंत 1-2 दिन में ही उसको रीड कर कर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर लो। ठीक है। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन को लगता है 50-50 हुई है या फिर मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, तो आप ये हमारे रिवीजन पैकेजेस के थ्रू आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। जैसे मैं आपको कहा, नंबर वगैरह हमारा शो हो रहा है, ऐप पर आप विजिट कर सकते हैं हमारे, जिसमें डेमो स्टडी मटेरियल, डेमो रिवीजन पैकेजेस अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको। उसी तरीके से तो देखिए पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज के थ्रू आपका सिलेबस कवर करवाएंगे। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास पेपर 2 की भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे ऐप के लिए लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से भी पेपर 2 के स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको जो प्रिपरेशंस की सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। देन अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। ग्राउंडेड थ्योरी इज ऑफन यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। सो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि ग्राउंडेड थ्योरी हम किस चीज के फॉर्मुलेशन के लिए यूज करते हैं दिए गए ऑप्शंस में से। ओके। सो आपको इस क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है। तो ग्राउंडेड थ्योरी मतलब आप बहुत सारा डेटा जमा कर लेते हो, बहुत सारा डेटा आप कलेक्ट कर लेते हो। ओके। आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा कलेक्ट होता है, फिर आप उस डेटा को एनालाइज कर आप क्या करते हो, थ्योरी डेवलप करते हो। ठीक है, ये होता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब। फिर से हम देखते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। सो याद रखिएगा, ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप लार्ज क्वांटिटी में डेटा कलेक्ट करते हो और उस डेटा को एनालाइज करते हो और उस डेटा को एनालाइज कर थ्योरी डेवलप करते हो, थ्योरी को बनाते हो। तो यही होता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी। अब ग्राउंडेड थ्योरी का यूज आप किस चीज के फॉर्मुलेशन के लिए करते हो, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। सो यहाँ पर याद रखिएगा, ग्राउंडेड थ्योरी, आप ग्राउंडेड थ्योरी बना रहे हो, ग्राउंडेड थ्योरी पर स्टडी कर रहे हो, तो इसका किस चीज के लिए यूज करा जाएगा कि रिसर्च की इवैल्यूएशन पर। रिसर्च में जब भी आप प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हो, उसका इवैल्यूएशन पर, पॉलिसीज के इवैल्यूएशन पर, किस तरीके से उस रिसर्च को इवैल्यूएट करा जाए, किस तरीके से उसको स्टार्ट करा जाए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है आपकी, फॉर्म यूज करी जाती है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उससे भी हम देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग दी फैक्ट्स, यानी जो ट्रूथ है उसको किस तरीके से आपको एक्सप्लोर करना है, तो इसके लिए आप ग्राउंडेड थ्योरी का तो यूज नहीं करोगे ऑब्वियसली। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, कैटेगराइजिंग डेटा, डेटा को आप ऑर्गेनाइज वे में कैटेगराइज कर रहे हो, आप प्रॉपर आप क्या कर रहे हो, डेटा को एक जगह
जमा कर रहे हो, तो सिर्फ इसी को नहीं कहोगे आप ग्राउंडेड थ्योरी, इससे आप थ्योरी कुछ डेवलप करते हो तो उसे हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। सिर्फ डेटा को कैटेगराइज करने के लिए हम इसे ग्राउंडेड थ्योरी का यूज नहीं करेंगे। देन ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग दी कल्चर, किसी कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ग्राउंडेड थ्योरी का यूज नहीं करोगे, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ टूल इन रिसर्च डिमांड्स प्रायोरिटी ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ रिसर्च के टूल्स दिए गए हैं और यू कैन से रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो मेन है, जिस चीज पर हम रिसर्च में किन टूल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, डिमांड किस चीज की है, तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिविटी। यस, ऑब्जेक्टिविटी जो है, ऑब्जेक्टिविटी यानी हमारे रिसर्च का एम क्या है। ठीक है, आप क्यों रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, उसका मोटिव क्या है, उसका एम क्या है, आपको क्यों परफॉर्म करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप जो रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं उससे जो आउटकम्स आए हैं, क्या वो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होंगे या फिर नहीं, हम क्यों परफॉर्म करें वो रिसर्च, उससे हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो यही होता है ऑब्जेक्टिविटी। यस, रिसर्च हम इसीलिए परफॉर्म करते कि वो एक ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, उसका पीछे कुछ मोटिव हो, उसके पीछे कुछ एम हो। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो ऑब्जेक्टिविटी टूल है रिसर्च में, हम इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, देन साइक्लिकलिटी। साइक्लिकलिटी क्या होता है, जैसे कि आपको पता है रिसर्च को जो मेथड है, रिसर्च एक साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से आप स्टार्ट करोगे वहां पर एक पॉइंट पर आके वो एंड होता है। सो यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे मेथड्स यूज कर रहे हो, किस तरीके से आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, साइक्लिकलिटी होनी चाहिए आपकी रिसर्च में। देन थर्ड इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है, याद रखना है, रिलायबिलिटी जो होता है आपका वैलिडिटी से अपोजिट होता है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है आप मोर देन जो आपका जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, आप जो भी रिजल्ट लाना चाहते हो, आप एक से ज्यादा बार परफॉर्म करते हो। ओके, मोर देन वंस। ठीक है, यानी आप जो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, मान लीजिए आप वेइंग मशीन से वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो एक्चुअल वेट है, मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट है 40 केजीज। ठीक है, और आपने क्या करा, ये देखा आपने कि ये जो वेइंग मशीन है ये रिलायबल है या फिर नहीं है। तो आपने क्या करा, इसी वेट मशीन से आपने 3 टाइम्स वेट करा। ठीक है, 3 टाइम्स वेट करा, तो फर्स्ट टाइम आपका रिजल्ट आ रहा है 38, सेकेंड टाइम अगेन 38, अगेन 38। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है, आपका जो वेट है ये प्रॉपर एक्यूरेट वेट तो नहीं दिखा रहा, लेकिन हर बार आप जब टेस्ट कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, आपका सेम रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, लेकिन वैलिडिटी जो होती है ये इसका अपोजिट होता है। वैलिडिटी क्या होती है, जो आपका एक्चुअल मेजरमेंट है वही ये मशीन बताए, तब हम कहेंगे कि वो रिसर्च वैलिड है। ठीक है, रिलायबिलिटी यानी आप देख रहे हो कि रिजल्ट रिलायबल आ रहा है या फिर नहीं, आप बार बार चेक कर रहे हो उसको। ठीक है, ये होता है आपका रिलायबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन रिसर्च। सो यहाँ पर सारे जो है हम इसको रिसर्च में, सारे टूल्स को हम रिसर्च में हाई प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द वन विच द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है कि एक आपके पास एक जो डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो आपको समझना है पहले। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें, उस डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर मीन, मीडियन एंड मोड, इसका क्या रिलेशन होना चाहिए, इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहोगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर जो सारे टर्म्स यूज करे गए आपके ऑप्शंस में, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मोड, मीडियन, तो ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लीजिए हम क्या करते हैं रिसर्च में, पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट लेते हैं जो कि हमारा सैंपल बन जाता है। ओके, पॉपुलेशन के कुछ पार्ट पर हम स्टडी करते हैं जो कि हमारा सैंपल बन जाता है। अब इसी सैंपल से हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है
उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई होप कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सभी को क्लियर है। देन अब उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है इस डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं जिसमें जो टर्म्स यूज करे गए वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी यहाँ पर आपका सेंट्रल में मीन होगा, यानी आपकी ज्यादातर वैल्यू जो आपके इस डिस्ट्रीब्यूशन की है इस पार्ट पर लाई करेगी। ठीक है, तो आपका जो डेटा है इस तरीके से स्प्रेड आउट है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है आपका डेटा मीन से कितना स्प्रेड है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस जो होता है आपका ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिंपल। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी आपका डेटा मीन से कितना स्प्रेड है। ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। देन मोड क्या होता है, आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार वैल्यूज रिपीट हो रही है। मीडियन होता है आपके डेटा की सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, सेंटर या फिर मिडिल वैल्यू। एंड मीन क्या होता है, आपके डेटा का एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो देखेंगे आप, अगर मैं इस ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा सेंट्रल पार्ट। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, सेंट्रल पार्ट, जिसे हम कहते हैं मीडियन। मीडियन यानी सेंटर, तो ये हो जाएगा आपका मीडियन इस केस में। मीन भी इधर ही आएगा क्योंकि आपकी ज्यादातर वैल्यूज किस एरिया में लाई कर रही है, इस एरिया में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी हो गया आपका मीन हो गया। ठीक है, अब मोड क्या होता है, मोड कि आपकी ज्यादातर वैल्यू किधर लाई कर रही है। ठीक है, ज्यादातर वैल्यू यानी जैसे मान लीजिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, आपके सैंपल की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से कि आपने 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के कुछ अपने 5 स्टूडेंट्स के कुछ स्कोर्स लिए, किसी के 80 है, किसी के 85 है, एक स्टूडेंट्स के अगेन 80 है, देन दूसरे के अगेन 80 है और किसी का 89 है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर इस डेटा में 80 जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर लाई करेगी आपकी 80 वैल्यू। ठीक है, तो आपका जो है मोड भी इसी एरिया में लाई करेगा। तो याद रखना है जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस केस में आपके जो मीन की वैल्यू होगी, मीडियन की वैल्यू होगी और मोड की वैल्यू होगी, ये क्या होगी आपकी, सेम होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मीन, मीडियन एंड मोड क्या हो गया इस केस में, सेम। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगेन इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि मीन, मीडियन एंड मोड ये क्या होते हैं। ठीक है, सो मीन, ठीक है, मीन यहाँ पर क्या होगा और मीडियन एंड मोड ये तीनों भी क्या होते हैं, वेज ऑफ सैम्पलिंग होते हैं। नहीं, जैसे वेज ऑफ सैम्पलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ये सैंपल कलेक्ट करने का मेथड नहीं होता है आपका। ठीक है, तो मीन, मीडियन एंड मोड क्या होते हैं, ये होते हैं आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यानी आपने जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके मेजर्स है वो आप किस तरीके से आपको मिल रहे हैं वो मेजरमेंट्स। ठीक है, वो आपके ग्राफ की सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। मीन कितनी ज्यादा वैल्यूज आपकी कहाँ लाई कर रही है। ठीक है, एवरेज वैल्यू, एवरेज स्टूडेंट्स की वैल्यू कहाँ लाई करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट्स का अगर डेटा लिया है तो यहाँ पर मीन क्या होगी इस केस में, कि मीन आपकी एवरेज वैल्यू होगी, मीडियन सेंटर वैल्यू होगी, मोड सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रही है। तो इसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपकी ग्राफ की सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करे। ठीक है, ना कि आपके मेजर्स ऑफ डिविएशन। डिविएशन यानी आपका ग्राफ किस तरीके से डिविएट है, क्या लेफ्ट साइड में डिविएट हो रहा है, क्या राइट साइड में डिविएट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिविएशन। मेजर्स ऑफ कंट्रोल टेंडेंसी नो, यहाँ पर आप ये नहीं बता रहे हो कि आप किस तरीके से आपके टेंडेंसी को कंट्रोल कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है मीन, मीडियन एंड मोड जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर ना ही वेज ऑफ सैम्पलिंग है, ना ही मेजर्स ऑफ डिविएशन है, ना ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि कौन से ऑप्शन में हमें दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का हमें टाइप दिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सैम्पलिंग में 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी मेथड एंड सेकेंड होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मेथड क्या होता है,
जिसमें रिसर्चर्स जो है उनकी पॉपुलेशन जो है बेसिकली होमोजीनियस होती है। ठीक है, यहाँ पर रिसर्चर्स जो है रैंडमली अपने पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर्स क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट, अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है, जो उनको लगता है कि हमारे लिए इजी है, वही पॉपुलेशन में से मेंबर्स को वो चुनते हैं। तो इसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे ऑप्शन बी कन्वीनियंस, ऑप्शन सी स्नोबॉल एंड ऑप्शन डी पर्पसिव, ये तीनों भी जो है ये होते हैं आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी कन्वीनियंस में आप क्या करते हो, रिसर्च अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुनते हैं। स्नोबॉल में क्या होता है, स्नोबॉल में रिसर्च अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 2 to 3 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन्हीं जो मेंबर्स है जिनको रिसर्चर ने सिलेक्ट करा है, इन्हीं मेंबर्स को बोलेंगे और आगे मेंबर्स लेके आओ, तो ये और आगे रिसर्च के लिए मेंबर्स लेके आएंगे। ठीक है, तो ये आगे और किसी और मेंबर्स को लेकर आएंगे। तो इस तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, जिसे हम चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है पर्पसिव। अगेन पर्पसिव सैम्पलिंग वर्ड से ही मीनिंग है, रिसर्चर यहाँ पर अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, उनका जो स्टडी का पर्पस है उसके ही अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुनेंगे। तो यहाँ पर कन्वीनियंस, स्नोबॉल एंड पर्पसिव ये जो होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड के टाइप होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्लस्टर सैम्पलिंग है ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी मेथड, सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, तो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, तो आपको ये फिगर के थ्रू इजीली आप समझ सकते हो यहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि इस फिगर को आपको देखना है, फिगर को हम देखते हैं। यहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, पॉपुलेशन जो होती है आपकी होमोजेनियस होती है, जो कि बहुत ज्यादा लार्ज होती है। क्लस्टर्स यानी बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में क्लस्टर्स, ग्रुप्स। ठीक है, तो आप क्या करते हो, पॉपुलेशन में से आपके जो आप ग्रुप्स बनाते हो, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन क्या, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3-3 का इन्होंने ग्रुप बनाया, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, 4-4 का बना सकते हो, 5-5 का बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या करा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन को लिया और हमने यहाँ पर उनका क्लस्टर्स डिजाइन कर लिया, यानी उनका यहाँ पर हमने ग्रुप बना लिया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स है। अब 6 ग्रुप में से हमने क्या करा, सिर्फ 2 ही ग्रुप को चुन लिया, जो कि हमारा सैंपल बन गया। तो यहाँ पर आप एक एक मेंबर नहीं लोगे हर एक ग्रुप से, आपको होल क्लस्टर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट क्लस्टर सिलेक्ट करा है एंड देन ये वाला क्लस्टर सिलेक्ट करा है। तो बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ से एक मेंबर, यहाँ से एक मेंबर आप ऐसा नहीं सिलेक्ट करते, बल्कि आपको होल ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, पूरा का पूरा ग्रुप एज अ सैंपल सिलेक्ट करना होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लस्टर। ग्रुप्स को हम क्लस्टर भी कहते हैं। तो इसीलिए क्लस्टर में क्या होता है, होमोजेनियस पॉपुलेशन होती है, और यहाँ पर रिसर्च अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं, रैंडमली सिलेक्ट करना होता है पॉपुलेशन में से मेंबर्स को, और पॉपुलेशन जो क्लस्टर्स है उसमें से एज इट इज क्लस्टर को रैंडमली चूज करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है क्लस्टर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट, which of the following variables can be classified only under the nominal category? तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है और हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं इनमें से कौन से पॉइंट्स नॉमिनल कैटेगरी के अंडर बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो नॉमिनल कैटेगरी क्या होती है, जैसे कि मेजर्स ऑफ स्केल्स जो होते हैं, जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, ठीक है, इंटरवल, रेशो, ये 4 टाइप्स के स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है नॉमिनल। वेरी सिंपल कैटेगरी होती है। नॉमिनल में आप क्या करते हो, बस आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा होता है, उसके कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर बेसिकली आप यहाँ पर चीजों को कैटेगरी वाइज आप ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, या फिर क्लासिफाइड करते हो। सो नॉमिनल कैटेगरी में यहाँ पर आपको देखना है, बेसिकली आपके पास जो भी डेटा होगा वो डेटा आपके पास क्वालिटेटिव फॉर्म में होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉमिनल कैटेगरी में जो भी आपके पास डेटा होता है बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा होता है, ये आपको याद रखना है। तो वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स देख लेंगे। फर्स्ट इज आई कलर। यस, आई कलर जो है ये आपका नॉमिनल कैटेगरी में बिलोंग करेगा, क्योंकि आई कलर, किसी का आई कलर ब्लू है, किसी का ब्लैक है, किसी पर्सन का
ग्रीन है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आई कलर के बेसिस पर पर्सन को आप क्लासिफाइड कर सकते हो। देन सेकेंड इज मिलिट्री रैंक। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रैंक वर्ड यूज करा गया। आप नॉमिनल कैटेगरी में रैंक नहीं दे सकते हो, बल्कि आप ऑर्डिनल में रैंक देते हो। तो यहाँ पर मिलिट्री रैंक जो है ये नॉमिनल कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेगा। देन टाइप ऑफ चीज, ठीक है, सारे टाइप्स की चीज होते हैं, जैसे कि आपने सारे ब्रांड्स देखे होंगे, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के, ठीक है। तो आप टाइप्स ऑफ चीज यानी चीज के टाइप्स के अकॉर्डिंग आप चीज को क्लासिफाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट, और पॉइंट नंबर 3 भी आपको नॉमिनल कैटेगरी के अंडर बिलोंग करेगा। देन पॉलिटिकल पार्टीज एफिलिएशन, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज एफिलिएशन यानी पॉलिटिकल पार्टी है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है। तो आप क्या कर सकते हो, यस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उन पार्टीज को आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 भी आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल कैटेगरी में बिलोंग करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये आपको ऑप्शन सी में दिखेगा, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजनिंग से। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है असर्शन क्या बता रहा है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिक्वायर्स दैट द अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स अंडर द कंसिडरेशन इज लीनियर। यस, यहाँ पर आप क्या करते हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है उसमें आप किस तरीके से रिलेशनशिप बताते हो, दो वेरिएबल्स के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स एंड टीचर, ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर ये दो आपके पास वेरिएबल है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लीनियर है, ठीक है। यहाँ पर एक लीनियर जो है, यहाँ पर आप जो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप कंसिडर करेंगे, दो वेरिएबल्स का आप किस तरीके से उसको कंसिडर करेंगे, लीनियर वे में, यानी आप सीधा सीधा उसको कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स है, फिर पेरेंट्स आ रहा है, फिर दूसरा कोई वेरिएबल है, फिर टीचर से बिलोंग कर रहा है, नहीं, आप सीधा सीधा एक ही आप यहाँ पर रिलेशन बताओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर किसी दो वेरिएबल्स के बीच में। तो यस, कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट है यही बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके से रिलेशन है। तो यहाँ पर आपका असर्शन तो यहाँ पर सही दिया गया है। देन रीजनिंग है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन ओनली देन theoretically assume that any value in the interval between +1 and -1। यह जैसे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या बताता है हमें कि वेरिएबल्स की वैल्यू या तो +1 होगी या तो -1 होगी, ठीक है। +1 क्या होता है, +1 होता है परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेशन, ठीक है, यानी वेरिएबल्स किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेटेड है, परफेक्टली, ठीक है। यानी अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये जो दोनों वेरिएबल है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक दूसरे से उनके बीच में किस तरीके से कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन सॉरी -1 यानी क्या, नेगेटिव कोरिलेशन, ओके, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यानी अगर आपका एक वेरिएबल ऊपर जा रहा है, दूसरा वेरिएबल नीचे की तरफ आ रहा है, यानी दोनों किस तरीके से है, अपोजिट डायरेक्शन में वेरिएबल्स मूव कर रहे, तो आप उससे क्या कहोगे, नेगेटिव कोरिलेशन। तो यस, रीजनिंग में भी आपको जो सेंटेंस दिया गया है, इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका असर्शन भी सही है, रीजनिंग जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भी करेक्ट है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन द डायग्राम इंडिकेट्स। सो ये हमें कुछ इस तरीके से डायग्राम यहाँ पर दी गई है, और हमें बताना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यू है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो याद रखना है, जैसे कि आपको मैं सिंपल मेथड बता दूं, यहाँ पर आपका जो डेटा है, यहाँ से आपका डेटा लेफ्ट साइड की तरफ जो है ज्यादा झुक रहा है, यानी ज्यादातर वैल्यूज आपके इस रीजन में लाई कर रही है, ठीक है। अगर आपका जो डेटा है लेफ्ट साइड में ज्यादातर झुका हुआ है, तो उसे हम कहते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं हम नेगेटिव स्क्यू। और पॉजिटिव स्क्यू किस तरीके से, किस डिस्ट्रीब्यूशन को कहोगे, जो कि राइट साइड में स्क्यूड है,
ठीक है, यानी राइट साइड में अगर आपका डेटा कुछ इस तरीके से, यानी आपका डेटा अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन अगर कुछ इस तरीके से होता है आपका डायग्राम, तो वो उस केस में होता है पॉजिटिव स्क्यू। और नेगेटिव स्क्यू हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डेटा है लेफ्ट साइड में ज्यादातर झुका हुआ है, लेफ्ट साइड में आपका डेटा ज्यादातर स्प्रेड आउट है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यू। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आप सभी को पता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका कुछ इस तरीके से डेटा होगा। ठीक है, और डायग्राम होगी आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ये एक नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइड में आपकी ज्यादातर वैल्यू लाई करेगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नेगेटिव स्क्यू। ओके, नेक्स्ट, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बेसिकली जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 इज रैंडमाइजेशन। यस, अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च परफॉर्म करते हो तो इसमें जो आप वेरिएबल्स चूज करते हो, ठीक है, जो आप वेरिएबल्स लोगे और जिस फैक्टर्स पर आप रिसर्च करते हो, तो उसको वो जो आप वेरिएबल्स लोगे और किसी चीजों पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या होगा, रैंडमाइजेशन, रैंडमली आपको सिलेक्ट करना होगा वेरिएबल्स को। ठीक है, देन यहाँ पर आपका जो है सेकेंड, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। यस, इट इज ऑल्सो एन की कैरेक्टर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जैसे कि आपको पता है जब भी हम रिसर्च करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो इस स्टडी में क्या होता है, समटाइम्स एक्सट्रेनियस वेरिएबल यानी एक्स्ट्रा वेरिएबल आते हैं जो कि हमारे स्टडी का पार्ट नहीं होते, लेकिन वो हमारे स्टडी को अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए रिसर्चर को एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना ही पड़ता है, बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर रैंडमाइजेशन, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये दोनों भी मेन कैरेक्टर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। एंड ऑप्शन 3 is manipulation. It is also the main characteristics of or key characteristics of experimental research. ठीक है, मैनिपुलेशन क्या होता है, चेंजेस, हेर फेर करना। जैसे कि आपको पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको रिसर्च अपने रिसर्च में क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, यानी उसमें चेंजेस करते हैं, उसमें हेरफेर करते हैं, ये देखने के लिए वो किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल पर अपना इफेक्ट दिखा रहा है, अपना इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली रैंडमाइजेशन, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल एंड मैनिपुलेशन, ये जो तीनों भी है, ये रिसर्च में और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। याद रखना आपको, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके तीनों भी होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, मीन, मीडियन एंड मोड आर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों भी क्या होते हैं। सो रिमेंबर, मीन, मीडियन एंड मोड आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम मीन, मीडियन एंड मोड का यूज करते हैं। सो पहले हम देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, एंड देन उसके बाद हम ये तीनों भी टर्म्स देखेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। तो सेंट्रल टेंडेंसी वो टर्म होता है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की टिपिकल और यू कैन से मिडिल और सेंट्रल वैल्यू को बताती है। अब मान लो आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, आपने कुछ डेटा कलेक्ट करा और आपका जो डेटा है कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट है। तो आपका जो डेटा है आपने कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर दिया, आपने कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसी वर्ड से आपका वर्ड बना है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आपके पास डेटा है, आपने उस डेटा को कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट करा और इस डेटा में जो मिडिल और जो सेंट्रल वैल्यू होंगी ये हो जाएगी आपकी सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों भी टर्म्स का यूज करते हैं। अब मीन क्या होता है, मीन जिसको हम ये भी कहते हैं कि एवरेज वैल्यू। अब मान लो मेरे पास कोई 3 वैल्यूज है, x1, x2 एंड x3। अब मुझे इन वैल्यूज का मीन निकाला है, तो मैं कैसे निकालूंगी, x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों भी वैल्यूज को ऐड कर और जितने वैल्यूज है उससे मैं डिवाइड कर दूंगी। सो ये मेरी हो जाएगी मीन। अब मीडियन क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा है उसकी मिडिल वैल्यू। अब जैसे मेरे पास ये डेटा था x1 प्लस x2 प्लस x3, इस डेटा में मेरी मिडिल वैल्यू हो जाएंगी x2। अगर मैं लेफ्ट साइड से देखती हूँ तो मैं सेकंड नंबर पर जो वैल्यू आती है वो x2 आती है, और राइट साइड से भी जो मैं वैल्यू देखूंगी सेकंड नंबर पर मेरा x2 आएगा। तो इस डेटा में मेरी जो मिडिल वैल्यू होंगी वो होंगी x2। मीडियन क्या होता है, आपके डेटा की मिडिल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। एंड मोड क्या होता है, आपके डेटा में
एक ऐसी वैल्यू और एक ऐसी क्वांटिटी जो ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अब मान लो मेरे पास एक डेटा है x1 प्लस x1 x2 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 x3 x4। अब ये मेरे पास जो डेटा है इसमें एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? x2 x2 एंड x2, ये मेरी 3 बार ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इस केस में मेरी जो मोड की वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएगी x2। तो मीन, मीडियन एंड मोड को मेजर करने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। सो मीन, मीडियन एंड मोड आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, eliminating a respondent survey due to many questions being left blank is referred to as। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि डेफिनेशन किस डिलीशन की डेफिनेशन होगी। सो इस डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि जो रिस्पोंडेंट्स का रिस्पॉन्स होता है, अगर मान लो एक फॉर्म दिया गया है रिस्पोंडेंट्स को और उस फॉर्म में रिस्पोंडेंट ने कुछ क्वेश्चंस ब्लैंक रख दिए, कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं किए, तो इस केस में क्या होता है, उनका जो पूरा फॉर्म होता है पूरे फॉर्म को एलिमिनेट कर दिया जाता है, पूरे फॉर्म को डिलीट कर दिया जाता है। तो ये कौन से डिलीशन की डेफिनेशन होगी? सो ये आपकी डेफिनेशन होगी केस वाइज डिलीशन की। तो रिमेंबर, आपको डिलीशन में जो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है बस वही याद रखनी है। फर्स्ट पेयर वाइज डेफिनेशन एंड सेकेंड इज केस वाइज डेफिनेशन। अब पेयर वाइज डेफिनेशन क्या होती है? मान लो आपके पास जो क्वेश्चन है x1 x2 एंड x3, आपके पास ये 3 क्वेश्चन है। ओके, तो आपने क्या करा, ये x1 का आपने रिस्पॉन्स नहीं करा, आपने इसको ब्लैंक रख दिया, लेकिन आपने x2 और x3 को रिस्पॉन्स कर दिया। तो इस केस में पेयर वाइज डिलीशन में क्या होता है, रिसर्चर इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये जो x2 x3 क्वेश्चन होंगे ना आपके, उसको रिसर्चर एनालाइज करेंगे, उनको देखेंगे, उनका जो आपका रिस्पॉन्स है उनको एनालाइज करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। बट आपने जिसको ब्लैंक रख दिया, जिस क्वेश्चन को, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और जिसको फिल किया है उसको एनालाइज करेंगे, उस क्वेश्चन को, उनके आपके रिस्पॉन्स को एनालाइज करेंगे। लेकिन केस वाइज डिलीशन में क्या होता है, अगर आपने x1 का, यहाँ पर आपने जैसे कि सेम एग्जांपल इसके भी लिए हम लेंगे, x1 का जैसे आपने रिस्पॉन्स नहीं करा, आपने इसको ब्लैंक रख दिया, लेकिन x2 x3 का आपने रिस्पॉन्स किया, लेकिन इस केस में क्या कर देंगे रिसर्चर, आपका जो पूरा फॉर्म है उसको डिलीट कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। सो ये होता है आपका केस वाइज डिलीशन का डेफिनेशन। सो हम फिर से एक बार देख लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस वाइज डिलीशन क्या होता है, अगर आपने आपके जो फॉर्म है, जो सेट्स ऑफ क्वेश्चन है, उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं करा, उसको ब्लैंक रख दिया, सो रिसर्चर पूरा का पूरा आपका फॉर्म डिलीट कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन पेयर वाइज डिलीशन क्या होता है कि आपका जो मान लो एक सेट्स ऑफ क्वेश्चन है, उसमें आपने जो जो क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करा है, रिसर्चर्स को एनालाइज करेंगे, ना कि पूरे फॉर्म को डिलीट कर देंगे और एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन केस वाइज में क्या होता है, रिसर्चर अगर आपने एक भी क्वेश्चन को, अपने जो भी क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स नहीं करा है, ब्लैंक रख दिया, तो रिसर्चर पूरे के पूरे फॉर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सो ये आपकी हो जाएगी केस वाइज डिलीशन की डेफिनेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, A tool in research demands priority on। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ रिसर्च के टूल्स दिए गए हैं और यू कैन से रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो मेन है, जिस चीज पर हम रिसर्च में किन टूल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, डिमांड किस चीज की है, तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिविटी। यस, ऑब्जेक्टिविटी जो है, ऑब्जेक्टिविटी यानी हमारे रिसर्च का एम क्या है। ठीक है, आप क्यों रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, उसका मोटिव क्या है, उसका एम क्या है, आपको क्यों परफॉर्म करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप जो रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं उससे जो आउटकम्स आए हैं, क्या वो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होंगे या फिर नहीं, हम क्यों परफॉर्म करें वो रिसर्च, उससे हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो यही होता है ऑब्जेक्टिविटी। यस, रिसर्च हम इसीलिए परफॉर्म करते कि वो एक ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, उसका पीछे कुछ मोटिव हो, उसके पीछे कुछ एम हो। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ऑब्जेक्टिविटी टूल है रिसर्च में, हम इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, देन साइक्लिकलिटी। साइक्लिकलिटी क्या होता है, जैसे कि आपको पता है रिसर्च को जो मेथड है, रिसर्च एक साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से आप स्टार्ट करोगे वहां पर एक पॉइंट पर आके वो एंड होता है। सो यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे मेथड्स यूज कर रहे हो, किस तरीके से आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, साइक्लिकलिटी होनी चाहिए आपकी रिसर्च में। देन थर्ड इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है,
याद रखना है रिलायबिलिटी जो होता है आपका वैलिडिटी से अपोजिट होता है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है आप मोर देन जो आपका जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, आप जो भी रिजल्ट लाना चाहते हो, आप एक से ज्यादा बार परफॉर्म करते हो। ओके, मोर देन वंस। ठीक है, यानी आप जो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, मान लीजिए आप वेइंग मशीन से वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो एक्चुअल वेट है, मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट है 40 kgs। ठीक है, और आपने क्या करा, ये देखा आपने कि ये जो वेइंग मशीन है ये रिलायबल है या फिर नहीं है। तो आपने क्या करा, इसी वेट मशीन से आपने 3 टाइम्स वेट करा। ठीक है, 3 टाइम्स वेट करा, तो फर्स्ट टाइम आपका रिजल्ट आ रहा है 38, सेकेंड टाइम अगेन 38, अगेन 38। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है, आपका जो वेट है ये प्रॉपर एक्यूरेट वेट तो नहीं दिखा रहा, लेकिन हर बार आप जब टेस्ट कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, आपका सेम रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, लेकिन वैलिडिटी जो होती है ये इसका अपोजिट होता है। वैलिडिटी क्या होती है, जो आपका एक्चुअल मेजरमेंट है वही ये मशीन बताए, तब हम कहेंगे कि वो रिसर्च वैलिड है। ठीक है, रिलायबिलिटी यानी आप देख रहे हो कि रिजल्ट रिलायबल आ रहा है या फिर नहीं, आप बार बार चेक कर रहे हो उसको। ठीक है, ये होता है आपका रिलायबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन रिसर्च। सो यहाँ पर सारे जो है हम इसको रिसर्च में, सारे टूल्स को हम रिसर्च में हाई प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, the research design in which the investigator studies the life experiences of individual in the life world is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसे रिसर्च डिजाइन जिसमें इन्वेस्टिगेटर का मतलब है यहाँ पर रिसर्चर को स्टडी करना है। यहाँ पर एक ऐसे रिसर्च डिजाइन होती है जिसमें रिसर्चर स्टडी करते हैं थ्रू कोई भी पर्सन है उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। तो वो कौन से रिसर्च डिजाइन होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, वो आपकी रिसर्च डिजाइन होंगी फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी क्या होता है, जिसमें रिसर्चर किसी भी पर्सन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस पर्टिकुलर फिनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उनको एक डिसीज हो गई है, मान लीजिए उनको लंग कैंसर हुआ है। ओके, तो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, जो पर्सन को लंग कैंसर हुआ है, जो पर्सन लंग कैंसर से सफर कर रहे हैं, उनको पूछेंगे कि उनकी बॉडी इस टाइम पर कैसा बिहेव कर रही थी, या फिर उनको कोई चेस्ट में प्रॉब्लम थी, कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पर, क्या उनकी बॉडी वो टायर्ड फील कर रहे थे या फिर वो वीक फील कर रहे थे, क्या उनको ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनको कौन से बॉडी पेन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वो फिजिकली मेंटली उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, वो सारी चीजें उनका एक्सपीरियंस जानकर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सो ये होता है आपका फेनोमेनोलॉजी। इस रिसर्च डिजाइन को हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजी। अब रह गए बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी क्या होता है, जो किसी कल्चर के बारे में स्टडी की जाती है, जैसे इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, उस कल्चर में लोगों का कैसा लाइफस्टाइल होता है उसके बारे में रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ कल्चर्स के बारे में नहीं पूछा गया है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। ओके, इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। इथोलॉजी ना ही कोई पर्सन के एक्सपीरियंस पर आप स्टडी करते हो, ना ही उससे कोई आप फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च में, जिसमें आप किसी डेटा को एनालाइज करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो, देन उसको एनालाइज करते हो, एंड देन आपके एनालिसिस पर बेस्ड, आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड आप कोई थ्योरी को डेवलप करते हो। तो ये एक डेटा कलेक्शन टूल है, ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च में इस मेथड को यूज कर एक थ्योरी को डेवलप करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फेनोमेनोलॉजी। नेक्स्ट, the restrictions that a researcher places on the study before gathering the data are called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसे restrictions जो रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में प्लेस करते हैं डेटा को गैदर करने से पहले। सो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिलिमिटेशंस। डिलिमिटेशंस क्या होते हैं, वो फैक्टर होते हैं जिनको रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में
कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम कहते हैं डीलिमिटेशन। अब डीलिमिटेशन में जैसे फॉर एग्जांपल कैसा होगा डीलिमिटेशन मतलब कि रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा उस पर जब भी रिसर्चर रिसर्च करते हैं तो रिसर्चर के कंट्रोल में कोई कोई थिंग्स होती है, जैसे कितना सैंपल सेलेक्ट करना है, कहाँ से सैंपल लेना है, कितना डेटा कितना कहाँ से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, कौन से मेथड से मैं सैंपल्स को सेलेक्ट करूंगा, कितना सैंपल होना चाहिए। सो ये सारा रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। सो रिस्ट्रिक्शंस मतलब यही होता है कि जिनको रिसर्चर अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। सो ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करते हैं सो उनको हम कहते हैं डीलिमिटेशन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डीलिमिटेशन। देन अब रह गई बात आपकी ऑप्शन डी लिमिटेशंस की। सो डीलिमिटेशंस और लिमिटेशन में बहुत माइनर डिफरेंस है। लिमिटेशंस का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जिनको रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे टाइम, अब मान लीजिए कोई रिसर्च लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है, कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है। सो टाइम को रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकते अपने रिसर्च स्टडी में किसी भी डेटा को गैदर करने से पहले। देन और क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, इक्विपमेंट, मतलब जो भी रिसर्चर के लैब में इक्विपमेंट होंगे रिसर्चर को उसको यूज करना है, रिसर्चर के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। सो रिसर्चर इस चीज को भी आपके रिसर्च में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो डीलिमिटेशंस का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में जिनको कंट्रोल कर सकते हैं, और लिमिटेशन का मतलब होता है ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए assumptions। assumptions क्या होता है? assumptions ऐसे थिंग्स और ऐसे चीजों को कहते हैं जिनको रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में ट्रूथ मान लेते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो ये पूछ नहीं रहा है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स तो आप सभी को पता होगा, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एक ब्रांच ऑफ मैथ्स होती है जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा को किस तरीके से एनालाइज करेंगे आप, कि आपके पास कोई डेटा होता है, आप उसका मीन निकालोगे, मीडियन, मोड, उस तरीके से आप किसी भी डेटा को एनालाइज करोगे। तो ये आपके मैथ्स का ब्रांच आता है। तो इस केस में आप कोई डेटा को गैदर उधर नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स। ओके, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नहीं हो सकता है करेक्ट ऑप्शन। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकता है। आपको डायरेक्टली जो भी ऑप्शन इनकरेक्ट है पहले उसको इनकरेक्ट कर देना है, और जो करेक्ट है, जैसे यहाँ पर आपके जो आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी और डी में ही कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बिकॉज ऑप्शन ए और बी का कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से। सो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, ऐसे फैक्टर जिनको रिसर्चर अपने रिसर्च में कंट्रोल करता है किसी भी डेटा को गैदर करने से पहले, सो उनको हम कहते हैं डीलिमिटेशंस। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डीलिमिटेशंस। नेक्स्ट, if alpha is equals to 0.05 and beta is equals to 0.10, the power of that hypothesis test is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपके अल्फा की वैल्यू 0.05 है एंड बीटा की वैल्यू 0.10 है, देन इस केस में आपकी पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट की वैल्यू क्या होगी। पावर ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी दैट द करेक्टली reject the null hypothesis। मतलब कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितने चांस होगा कि आप करेक्टली आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, करेक्ट वैसे आप आपकी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, ये कितने परसेंट चांस होगा, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। अब पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 0.10। सो 1 माइनस 0.10 होता है आपका 0.90। तो रिमेंबर इस क्वेश्चन में बस आपको कंफ्यूज करने के लिए अल्फा की वैल्यू गिवन है। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा। सो 1 माइनस 0.10 अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका आंसर हो जाएगा 0.90। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.90। तो पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है कि कितने परसेंट चांस है कि आप आपके नल हाइपोथेसिस को करेक्ट वे से रिजेक्ट कर रहे हो। तो इस केस में आपका 90% ये चांस होगा कि आप आपके नल हाइपोथेसिस को करेक्ट वे से रिजेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.90। नेक्स्ट,
The steps taken to solve a problem are given below. Arrange them in a correct order. First, analyze. Second, test. Third, implement. Then evaluate, document, design and last is develop. इस क्वेश्चन में हम रिसर्च में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके स्टेप्स गिवन हैं और जो स्टेप्स हैं उनको हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे हम रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है कोविड डिसीज है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब कोविड डिसीज नहीं आई होंगी तो रिसर्चर ने उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर ने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, कैसे फॉलो किया, कैसे सीक्वेंस में फॉलो करा, हमें वो करेक्ट ऑर्डर अरेंज करना है। अब मान लो हमने जैसे देखा अभी कोविड एक प्रॉब्लम है, देन जब ये प्रॉब्लम आई होंगी तो फर्स्ट स्टेप में रिसर्चर ने इसको एनालाइज किया होगा, उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया होगा। तो एनालाइज आपका फर्स्ट स्टेप में आया होगा। तो फर्स्ट स्टेप में एनालाइज आएगा आपका, मतलब कोविड को किस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिन जिन लोगों में कोविड डिसीज देखी गई उनको ऑब्जर्व किया होगा, उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही होंगी। तो एनालाइज ये आपका फर्स्ट स्टेप में आएगा। एनालाइज करने के बाद, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद देन आप उसको डिजाइन करोगे। डिजाइन आपका सेकंड स्टेप में आएगा। डिजाइन क्या होता है? डिजाइन का मतलब होगा कि आप आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, कौन कौन से मेथड्स यूज करने वाले हो, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आप मेथड चूज करोगे, आप प्लानिंग करोगे। डिजाइन का मतलब ये होता है कि प्लान करना, कुछ प्लानिंग करोगे आप यहाँ पर। देन डिजाइन करने के बाद आप डेवलप करोगे उस प्रॉब्लम को। डेवलप का मतलब होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है उससे क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। क्या मैं ऐसा करूँ तो उसका ये सोल्यूशन निकल कर आएगा, क्या मैं ये ड्रग बनाऊं या फिर मैं वैक्सीन बनाऊं तो ये डिसीज और ये प्रॉब्लम क्योर हो सकती है। ओके, तो मैं डिजाइन करने के बाद मैं उस प्रॉब्लम को डेवलप करूंगी। तो डेवलप आपका थर्ड पर आएगा। देन उसके बाद डेवलप करने के बाद आप उसको टेस्ट करोगे। टेस्ट आपका फोर्थ नंबर पर आएगा। ओके, मतलब आप टेस्ट करोगे, आप कुछ लोगों को वो ड्रग या फिर वो वैक्सीन देकर देखोगे कि उनमें कैसे इफेक्ट हो रहा है, टेस्ट करोगे। ओके, टेस्ट करने के बाद आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट आपका फिफ्थ नंबर पर आएगा। डॉक्यूमेंट मतलब आपने जो भी देखा है, जैसे कि अपने कुछ पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को आपने ड्रग देकर देखा, कुछ को वैक्सीन देकर देखा और देखा कि उनकी बॉडी में कैसा इफेक्ट आ रहा है, क्या उन जो कोविड प्रॉब्लम है क्या उनसे क्योर हो रहे या फिर नहीं हो रहे वो ड्रग और वैक्सीन लेने से। आप ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट करने के बाद उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आप मेजर करोगे चीजों को, कितने लोग जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ड्रग और वैक्सीन हमने दोनों देकर देखा, तो आप ये देखोगे कि कितने लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं। मान लो 70 लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं और सिर्फ 30 लोग जो है वो वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। सो आपने यहाँ पर ये देखा कि कितने लोग क्या क्या लेने से, ड्रग लेने से और वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। देन इम्प्लीमेंट के बाद, इम्प्लीमेंट आपका 6th पर आएगा। देन लास्ट इज इवैल्यूएट। इवैल्यूएट आपका 7 पर आएगा। मतलब आप इवैल्यूएट कर दोगे कि यस, अगर कोविड की प्रॉब्लम है तो कोविड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे वैक्सीन बनाया गया, वैक्सीन इफेक्टिव है या फिर ड्रग इफेक्टिव है, ये इवैल्यूएट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। सो करेक्ट सीक्वेंस आपको ऑप्शन ए में गिवन है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, for nominal data, the only measure of central tendency that can be applied is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, अगर आपके पास नॉमिनल डेटा है उस केस में आपको उस डेटा को मेजर करना है, देन आप कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करोगे, कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी यूज कर कर उस डेटा को मेजर करोगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जैसे हम देखते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के 4 टाइप्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। उसमें आपको यहाँ पर गिवन है नॉमिनल। नॉमिनल डेटा, नॉमिनल स्केल में आपके पास जो भी डेटा होगा वो आपके पास नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है, आपको ये याद रखना है। नंबर्स के फॉर्म में आपके पास डेटा नहीं होता है। आप क्या करते हो नॉमिनल डेटा में? लोगों के फीचर्स के हिसाब से, कोई भी चीज के फीचर्स के हिसाब से उनको बस डिवाइड करते हो कैटेगरीज में। ओके, तो जो भी इनके फीचर्स और जो भी सिमिलैरिटीज होंगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस से आप उनको कैटेगराइज करते हो, उनको डिवाइड करते हो। सो ये होता है आपका नॉमिनल डेटा।
अब नॉमिनल डेटा को मेजर करने के लिए आप कौन से सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करोगे? सिर्फ और सिर्फ मोड। और मोड क्या होता है? मोड जैसे कि हमने देखा था अभी, मोड का मतलब होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो मोड को हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट भी कहते हैं। आपको याद रखना, मोड को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। आपके पास जो भी डेटा होगा उस डेटा में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो मैक्सिमम बार, सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, वो आपका हो जाएगा मोड के अंदर। ओके, सो उसी तरीके से मोड में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जो भी आपके पास फीचर्स होंगे, जो भी रिपीट हो रही होंगी, तो नॉमिनल डेटा को मेजर करने के लिए आप मोड का इस्तेमाल करेंगे। मोड के लिए आपको जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हो। रिमेंबर, मोड में आपको जरूरी नहीं होता है कि आपके पास सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में डेटा हो। लेकिन जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीन अगर जब आप कैलकुलेट करते हो, मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ नंबर्स होने चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, मीडियन। मीडियन क्या होती है? आपके पास जो भी डेटा होता है उसमें जो मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू का आप कहते हो मीन। सो यहाँ पर मीडियन में भी आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज नॉमिनल डेटा में हमारे पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है। सो हम इस केस में कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मोड। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मोड। नेक्स्ट, Which one of the following represent highly negative correlation? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि वेरिएबल्स के बीच में हाईली नेगेटिव कोरिलेशन है। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। रिमेंबर, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में से ये भी वीडियोस में बताया है कि कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ये आपके कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, मतलब कोरिलेशनल रिसर्च में आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हाईली नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ओके, और वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड होंगे एक दूसरे से। ओके, परफेक्ट, क्योंकि -1 है इसलिए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा बिटवीन दी वेरिएबल्स। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मींस आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे। ओके, आपको याद रखना है, अगर आपका जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 होती है, दैट मींस देयर इज नो रिलेशन, आपके वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि अगर कौन सी वैल्यू होगी जो कि आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की कौन सी वैल्यू होंगी जो हाईली नेगेटिव कोरिलेशन बताती है बिटवीन द वेरिएबल्स। अब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू गिवन है, जैसे 0 तो होगा ही नहीं, अगर 0 होता तो कुछ ना कुछ रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन पूछ रहा है हमें इस क्वेश्चन में, तो 0 तो होगा नहीं। 0 का मतलब होता है कि कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑब्वियसली ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको -0.9, -0.1 एंड -0.5, तो -0.9 आपकी यहाँ पर होगी, देन -0.1 कुछ यहाँ पर लाई करेगी और 0.5 माइनस यहाँ पर लाई करेगी। सो -1 से कौन सा पॉइंट और कौन सा नंबर नजदीक है? -0.9। सो अगर आपके कोएफिशिएंट की वैल्यू, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -0.9 होती है तो ये हाईली नेगेटिव कोरिलेशन हो गए बिटवीन दी वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, -0.9। नेक्स्ट, if an interview is conducted with a respondent who does not meet the qualification for study, what kind of bias has occurred? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया जिसमें ऐसे रिस्पोंडेंट सिलेक्ट करे गए जो वो स्टडी के लिए क्वालिफाइड नहीं थे। सो ये कौन से बायस का टाइप होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। जैसे मतलब इस क्वेश्चन का मैं आपको और इजी वे बताती हूँ और इजी तरीके से समझाती हूँ। मान लो रिसर्चर का एम था, यहाँ पर रिसर्चर को स्टडी करना था ऐसी फीमेल्स जिनकी एज अबव 40 है। ओके, ऐसे लोगों, ऐसे फीमेल्स पर रिसर्चर को स्टडी करना था, लेकिन रिसर्चर ने बाय मिस्टेकली ऐसी फीमेल्स को सिलेक्ट कर लिया जिनकी एज अबव 30 है लेकिन 40 से कम है।
तो यहाँ पर रिसर्चर ने जो फीमेल्स को सिलेक्ट कर लिया, वो फीमेल्स इस केस में रिस्पॉन्स करेंगी, ये फीमेल्स रिस्पॉन्स करेंगी क्योंकि इनको सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन जो स्टडी का एम था, जो स्टडी का टॉपिक था, वो तो था रिसर्चर का जो फीमेल्स ऐसे जिनकी एज अबव 40 है उन पर रिसर्चर को स्टडी करना था। लेकिन इस केस में जो रिसर्चर ने क्या कर लिया, ऐसी फीमेल्स चूज कर लिया जिनकी एज 30 से ज्यादा है लेकिन 40 से कम है। सो इस केस में रिसर्चर को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलेगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सो ये आपका हो जाएगा रिस्पॉन्डेड बायस में। तो ये आपकी जो डेफिनेशन गिवन है, जो आपको यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, ये हो जाएगी आपकी रिस्पॉन्डेड बायस की। अब रिमेनिंग ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए पोजीशन बायस। पोजीशन बायस क्या होता है, जिसमें रिसर्चर एक सेट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, मान लो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। अब रिस्पोंडेंट क्या करेंगे, जो टॉप के क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से फिल करेंगे और जो बाकी के रिमेनिंग है उसको इग्नोर कर देंगे, इतने अच्छे से नहीं देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन बायस में। तो ये आपको जो आपको डेफिनेशन गिवन है, ये पोजीशन बायस की डेफिनेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी लाइफस्टाइल बायस। अगेन ये लाइफस्टाइल मतलब ये कोई लाइफ से रिलेटेड नहीं क्वेश्चन आपको गिवन है, तो ऑब्वियसली आपको ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी नॉन रिस्पॉन्स बायस। नॉन रिस्पॉन्स बायस क्या होता है कि आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो कुछ ही रिस्पॉन्स ना मिले, कुछ ही इन्फॉर्मेशन ना मिले, लेकिन इस केस में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है लेकिन जो वो रॉन्ग है। ओके, आपको यहाँ पर इस केस में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रिस्पॉन्डेड बायस। रिस्पॉन्डेड बायस क्या होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो रॉन्ग मिल जाती है और रिसर्चर ऐसे रिस्पोंडेंट को चूज कर लेते हैं जो वो स्टडी के लिए क्वालिफाइड नहीं है। सो उस केस में रिसर्चर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रॉन्ग रिस्पॉन्स मिल जाता है, सो वो आपका हो जाएगा रिस्पोंडेड बायस में। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रिस्पोंडेड बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements on testing of hypothesis is always true? इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और ट्रू है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपका p वैल्यू, फर्स्ट होता है p वैल्यू एंड सेकंड होता है अल्फा वैल्यू। अब p वैल्यू क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एरर्स, मतलब कि अगर आपने कोई टेस्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद आपके कितने एरर्स आ रहे हैं, सो वो हो जाएगा आपका p वैल्यू में। और अल्फा वैल्यू जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। ओके, सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है कि आप आपके जो एक्सपेरिमेंट है और टेस्ट में आप अपना कितने परसेंट आपने एरर को अलाउ करा है, कितना आपने एरर अलाउ करा है, कितने परसेंट हो सकता है, कितने परसेंट एरर मैं अलाउ कर दूंगी, इतने परसेंट आप पहले से ये कर देते हो कि मैं इतने परसेंट अपने एक्सपेरिमेंट में टेस्ट में एरर्स अलाउ करूंगी। सो वो आपका हो जाएगा अल्फा वैल्यू में, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अब आपको दो स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो p वैल्यू है, p वैल्यू लेस देन अल्फा वैल्यू होती है, मतलब लेस देन सिग्निफिकेंस वैल्यू होती है, देन उस केस में आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। ओके, देन सेकंड केस है, आपकी जो p वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू है, ग्रेटर देन सिग्निफिकेंस वैल्यू है, देन उस केस में आप आपकी जो नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लोगे। ओके, ये दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद रखना है। p वैल्यू अगर आपकी लेस देन अल्फा वैल्यू है देन आप उस केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लोगे। p वैल्यू अगर ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू है देन उस केस में आप आपकी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लोगे। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है when the null hypothesis is rejected at 5%। तो ऑप्शन ए का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपको, क्या अगर आपने आपकी नल हाइपोथेसिस को 5% पर रिजेक्ट कर लिया। ओके, मतलब इस केस में आपकी जो p वैल्यू है, p वैल्यू लेस देन 0.05 है। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, 5/100 अगर आप करते हो तो हो जाएगा आपकी 0.05। ओके, अपने नल हाइपोथेसिस में आपका जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो आपने डिसाइड कर लिया कि 5% हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस को मैं एरर अलाउ किया आपने। ओके, तो 0.05 आपका क्या हो जाएगी आपकी अल्फा वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट केस क्या गिवन है आपको, ऑप्शन ए में फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, आपकी जो नल हाइपोथेसिस आपने इसको 5% पर रिजेक्ट कर लिया। देन इसी ऑप्शन का सेकेंड पार्ट है it is always rejected at 1% level of significance, मतलब
आपकी जो p वैल्यू है इस केस में ये लेस देन 0.01 होंगी। 1% का क्या मतलब होता है 1/100। 1/100 अगर आप करते तो 0.01 वैल्यू आती है। ओके, सो अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि 0.05 जो वैल्यू है मेरी ये p वैल्यू उससे कम होगी। ओके, तो मैं क्या ये भी कह सकती हूँ कि 0.01 जो है ये p वैल्यू से कम 0.01 जो है मेरी p वैल्यू जो है इससे कम ही होगी? नहीं, क्योंकि अगर 0.05 से कम आ रही है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है 0.05 से p वैल्यू कम आ रही है, मतलब वो 0.04 हो सकता है, 0.03 हो सकता है, 0.02 हो सकता है। लेकिन सेकंड क्या बोल रहा है 0.01 से भी कम होगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर 0.02 हो गया तो ये क्या हो गई, ये हाइपोथेसिस तो इनकरेक्ट हो गई, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। देन सेकंड, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 1%, मतलब यहाँ पर आपका p वैल्यू जो होगा, p वैल्यू इज लेस देन 0.01। 0.01 पे आपका जो अपने एरर, ये अल्फा वैल्यू है, ओके, आपने ये एरर अलाउ करा है 0.01 पे, तो यहाँ पर 0.01 से आपकी p वैल्यू कम होगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट में गिवन है ऑप्शन बी का। देन सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब ये अगर p वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएंगे इस केस में लेस देन 0.05। अगर ये आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है 0.01 से आपकी p वैल्यू कम है, देन ऑब्वियसली 0.05 से भी कम ही होगी। ओके, अगर मैं लेती हूँ 0.08, मान लो 0.08 वैल्यू ले रही हूँ मैं, तो ये 0.01 से कम ही है, या फिर सॉरी 0.00 वैल्यू ले रही हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल 0.00 वैल्यू लिया मैंने। ओके, तो मैं 0.00 वैल्यू ले रही हूँ तो ये 0.01 से कम ही है। ओके, तो 0.00 जो वैल्यू है ये तो 0.05 से भी कम है, तो ये तो पॉसिबल है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इट इज करेक्ट अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। When the null hypothesis is rejected at 1%, it is also rejected at 5% level of significance. So यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।